निर्माण जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान पर कुछ बातें की थी। शुरुआती समय से हम लोग पढ़ रहे हैं, संविधान सभा तक हम लोग पहुंचे हुए थे। संविधान सभा के बाद अब संविधान सभा के बाद आता है विभिन्न देशों के स्रोत। हमने कौन से जगह से क्या लिया है भारतीय संविधान में, बहुत जगह से, मतलब हमने लोगों ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद हमने 11 देशों के संविधान से अलग अलग बातें ली हैं, और वो अलग अलग बातें हम जानते हैं कि कौन से देश से हमने क्या लिया है। देखें, सबसे पहला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति, इसके बाद ली हमने एकल नागरिकता। इन सब की बात हम आगे करेंगे कि क्या है संसदीय शासन पद्धति, क्या है एकल नागरिकता। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन पद्धति ली है। दूसरा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब, एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत के जो व्यक्ति होंगे वो एक ही जगह के नागरिक होंगे। हम लोगों को राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। जैसे अमेरिका में आप राज्य के भी नागरिक हो सकते हैं और केंद्र के भी नागरिक हो सकते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में क्या, हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि आप जैसे मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है तो उसको मध्य प्रदेश की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। हम केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। ठीक, इसीलिए अब जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है नेसेसरी, तो आप बताते हैं नेशनलिटी में, आप बताते हैं कि हम क्या हैं, इंडियन। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा है विधि का शासन। हम लोगों ने विधि कैसे बनाए हैं, कानून कैसे बनाए हैं, कानून का शासन हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन। अगला लिया है हमने संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया। संसद और विधानमंडल कैसे कार्य करेंगे, संसद विधानमंडलों पर आगे बात होगी। संसद क्या काम करता है, विधानमंडल क्या काम करता है। तो केंद्र में होती है संसद, संसद और राज्य में होता है आपका राज्य विधानमंडल। तो संसद एवं विधानमंडल की जो प्रक्रिया है वो हमने ली है कहाँ से, ब्रिटेन। तो 4 बातें हो गई। पहला मैंने आपको संसदीय शासन पद्धति बताई, दूसरा मैंने आपको एकल नागरिकता बताई, तीसरा मैंने विधि का शासन बताया, और चौथा मैंने बताया संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया हमने ली है। अगला देश आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने सबसे महत्वपूर्ण बात ली है यहाँ से, नीति निर्देशक तत्व। बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 में आपको मिलेंगे 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है, और किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। दूसरी हमने लिया है राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन। ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने कहा है राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, मतलब राज्यसभा जो होती है तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, और वो जो 12 सदस्य होते हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में आगे होते हैं। तो जो राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन लिया गया है वो किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ये आप बात याद रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ध्यान रखें कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हमने लिया है कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। लेकिन अगर मैं राष्ट्रपति के पद की बात करूंगा तो हम लेंगे कौन से देश से, अमेरिका से लेंगे। तो ध्यान रखें, यहाँ पर कंफ्यूजिंग वाली बात है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसे होगा, कौन कौन भाग लेगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। अगला जो देश आता है, अगला देश है अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो अमेरिका से सबसे महत्वपूर्ण बात आज याद रखें आप, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने लिए हैं कहाँ से, फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। दूसरा जो है उद्देशिका का विचार। जो हमारा उद्देशिका है, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल का जो विचार है, कैसे प्रियम्बल क्या करेंगे, क्या कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अगला राष्ट्रपति जो है, तो देख याद रखें यहाँ जो अमेरिका है यहाँ से राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। याद रखें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। राष्ट्रपति को हटाना है किस प्रकार, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट भी लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, मतलब कौन कौन भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, ये लिया है कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। दूसरा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, मतलब राष्ट्रपति को हटाना कैसे है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया यानी महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है कहाँ से, अमेरिका से। अगला जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जो न्यायपालिका है हमारी, न्यायपालिका पर किसी प्रकार का बंदिश नहीं है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने कहाँ से ली है, वो भी अमेरिका के संविधान से ली है। अगला जो है वित्तीय आपात। याद रखें आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, तो वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें आप, यहाँ से जो एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखें आयरलैंड के संविधान से आपसे पूछे जाएंगे नीति निर्देशक तत्व। दूसरी बात आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से।
और राष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। आगे बात करेंगे क्या है महाभियोग, वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो कहाँ से है, आयरलैंड से है। देखें इसके बाद और देशों से हमने क्या लिया है। अब अन्य देशों के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए हैं। वैसे आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने किस देश से लिए हैं, रूस के संविधान से लिए हैं, रूस, सोवियत संघ। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिए हैं। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य, वो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। अगला रूस के बाद अगर मैं कहूँ, अगला रूस के बाद आप देखें एक देश है आपका जापान, जापान का से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ध्यान रखिए मैंने कहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन विधि निर्माण प्रक्रिया हमने ली है इंग्लैंड से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई कहाँ से, जापान से ली गई है। ठीक, आयरलैंड हो गया, जापान, रूस हो गया, जापान हो गया। देखें इसके बाद आपका है कनाडा। ठीक, तो कनाडा जो है, कनाडा से हमने लिया है, कनाडा जो है तो जो आपका राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल को राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति होती है। आपको पता होगा कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति उसको मनोनीत करता है, तो राज्यपाल को भेजता है, राज्यपाल राज्य में काम करता है। तो राज्यपाल का जो पद है केंद्र द्वारा नियुक्ति होगी, वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। सेम इसी प्रकार देखें कहाँ कहाँ से हो गए, अमेरिका की बात हमने कर ली, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, जापान मैंने आपको बताया, जापान के बाद रूस हो गया, रूस के बाद कनाडा। ठीक, कनाडा के बाद अगला कौन सा देश है, कनाडा, कनाडा के बाद अपने मैंने आपको कनाडा के बाद और कौन सा देश बच रहा है, ठीक, जर्मनी, हाँ, एक है दक्षिण अफ्रीका, ठीक, एक है ऑस्ट्रेलिया, देखें जर्मनी जो है विधि, जर्मनी से आपातकाल उपबंध लिए गए हैं, आपात जो उपबंध हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। अगला जो आपका दक्षिण अफ्रीका है वहाँ से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में कैसे संशोधन होगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। जो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में जिसका वर्णन किया गया है संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने ली है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से ली है। ऑस्ट्रेलिया से मैंने आपको बताया जो प्रस्तावना है हमारा प्रियम्बल, तो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस तरह, हाँ, तो दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची का प्रावधान भी लिया गया है। समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट जो होती है, 3 सूचियाँ होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो कॉनकरेंट लिस्ट होती है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची जो कॉनकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने लिया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक, तो इस तरह ये देशों, विभिन्न देशों से स्रोत हैं। दूसरी बात आप याद रखें, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम मैंने आपको पढ़ाया था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि संविधान का सर्वाधिक स्रोत क्या है, तो संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है आपका कौन सा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग हमने 250 आर्टिकल जो के त्यों लिए हैं। यहाँ से कितने आर्टिकल लिए हैं, 250 अनुच्छेद जो के त्यों हमने उत्तीर्ण किए हैं या उनमें थोड़ा बहुत संशोधन किया है। तो याद रखें आप, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो याद रखें यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें क्या हैं,
आप याद रखें कि मौलिक अधिकार आपसे पूछे जाएंगे तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जैसे आप बात करेंगे आपके दिमाग में मौलिक कर्तव्य आएगा, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से लिए गए हैं। अगली बात मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचक कैसे होगा? ये राष्ट्रपति का निर्वाचक अमेरिका से नहीं लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक इसी प्रकार केंद्र की जो नियुक्ति है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो कौन करता है? वो कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन कैसे होगा 368 की प्रक्रिया में उल्लेख किया गया है, आगे बात होगी। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है जिसका वर्णन 368 में किया गया है वो हमने साउथ अफ्रीका से ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने सबसे महत्वपूर्ण कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है कैसे कैसे क्या होगी। ठीक, तो ये थे हमारे भारतीय संविधान के स्रोत। याद रखें भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, इसके बाद कुछ और बातें जो बची होंगी इसी में आप देख लीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दी कि कौन से देश से क्या लिया गया है। इसमें कुछ अन्य बातें भी हैं जिसको आप अलग से देख करके नोट कर सकते हैं। ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी। बात करते हैं अब इसके बाद, अब बात आते हैं अपन भारतीय संविधान की। शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान में क्या है, कैसे है, कहाँ से आया क्या, और कितने आर्टिकल हैं, कितने भाग हैं, इनकी सब बात करते हैं। देखें, अब भारतीय संविधान की बात करने के पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में है क्या। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर मैं भाग की बात करूं तो 22 भाग हैं। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 395 है। याद रखें वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो 445 से ऊपर निकल गए हैं, मतलब 445 से ऊपर भी हो गए हैं। फिर भी आपसे जो पूछे जाएंगे तो आप 395 ऑप्शन में रहता है। जब संशोधन होगा इसके बाद सारी बातें क्लियर होंगी, लेकिन वर्तमान में याद रखिए कि वर्तमान में अगर करंट की बात की जाए तो 445 से अधिक अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में आता क्या है 395। तो याद रखें कि अनुसूचियाँ कितनी हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, और अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं आपकी कहाँ? भारतीय संविधान में। याद रखें पहली अनुसूचियों की संख्या थी तो पहली अनुसूचियाँ दो थी, पहली 8 अनुसूचियाँ थी। शुरुआती समय में 8 अनुसूचियाँ रही हैं। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं। भाग वर्तमान में कितने हैं? 22। अनुच्छेद 395 है, लेकिन याद रखें वर्तमान में इनकी संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है, 445 के ऊपर अनुच्छेद पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं हम एक एक से। पहले देखेंगे अनुसूचियाँ, इसके बाद देखेंगे भाग, और इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद। एक एक से बात करेंगे हम कैसे क्या हुआ, कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। तो देखें अनुसूचियाँ पढ़ने के पहले मैं आपको अनुसूची एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अनुसूचियाँ से 100% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखें जो 12 अनुसूचियाँ हैं, तो बात करता हूँ मैं पहली अनुसूची की। तो पहली अनुसूची में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब कुल मिला के संघ और उसका राज्य क्षेत्र छोड़ें आप, सीधे सीधे है 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। संघ शासित प्रदेश। ठीक, तो मैंने कहा कि जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 28 राज्य हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर से अलग हुए थे, जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ, तो केंद्र शासित प्रदेश टूटने के बाद 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, तो पहले 7 थी, वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 9। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। अगर मैं दूसरी अनुसूची की बात करूं तो दूसरी अनुसूची में याद रखें कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख किया गया है। जितने भी सारे पदाधिकारी हैं, तो जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? दूसरी अनुसूची में। एक बात यहाँ पर याद रखें कि जो उपराष्ट्रपति है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से दूसरी अनुसूची में किसके वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं है? उपराष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन है उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलती है, आगे बात होगी। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलती है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलती है। किसको? उपराष्ट्रपति को। इसीलिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति
को उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया। तो पहली अनुसूची में मैंने आपको बताया कि 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। सेम इसी तरह मैंने आपको बताया कि दूसरी अनुसूची जो है, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह अगर मैं तीसरी अनुसूची की बात करूं तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। ओथ, जितने भी सारे पदाधिकारी हैं तो किस तरह शपथ लेंगे, तो विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? तीसरी अनुसूची में किया गया है। सेम तीसरी अनुसूची के बाद बात करते हैं हम चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा सदस्यों, राज्यसभा विभिन्न राज्यों में राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा सदस्य तो किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य आएंगे, तो राज्यसभा सदस्यों के बारे में उल्लेख करती है कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची की कहाँ से कितने राज्यसभा के सदस्य होंगे। ठीक, इसी तरह चौथी अनुसूची के बाद बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैसे प्रशासन करेगी और कैसे उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? पांचवी में। याद रखें, मैंने आपको सिर्फ कहा है अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST, इनका प्रशासन और नियंत्रण। तो पहली अनुसूची में याद रखें कि 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है, लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में पैसा नहीं मिलता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में पैसा मिलता है। तीसरी अनुसूची में मैंने कहा कि विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में मैंने आपको बताया कि राज्यसभा सदस्य किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य आएंगे, तो राज्यसभा के सदस्यों का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची की मैंने आपको बताई कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है कि कैसे अनुसूचित जाति होगी, कैसे अनुसूचित जनजाति, इनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इन सब का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? पांचवी अनुसूची में। एक बात और याद रखें आप, पांचवी अनुसूची के बाद अगर मैं बात करूं छठवीं अनुसूची की, छठी अनुसूची की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैंने कहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन व नियंत्रण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से छठवीं अनुसूची में या छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो याद रखें, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 4 राज्य शामिल हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा जो भी राज्य बाहर होगा वो छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची में फर्क है कि पांचवी अनुसूची में मैंने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण, जबकि छठवीं अनुसूची में मैंने कहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जनजातीय प्रशासन और नियंत्रण। तो याद रखें, आपसे पूछा जाएगा यहाँ से कि निम्न में से छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो इन 4 राज्यों के अलावा जो भी राज्य होगा वो आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखने के लिए देखें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके लिए आप याद रखें, यहाँ पर एक ट्रिक बना लें आप, ATM में। ठीक, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम यानी ATM में, ये आपकी क्या है? छठी अनुसूची राज्यों की ट्रिक है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये छठी अनुसूची में इनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे चलाना है, ये आपका छठी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद छठी अनुसूची के बाद देखें, छठी अनुसूची के बाद बात करते हैं आपकी 7वीं अनुसूची में। तो देखें 7वीं अनुसूची 7 से 7 और 7 से सूचियाँ। तो 7वीं अनुसूची में अगर मैं 7th की बात करूँ तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख किया गया है। 7 से 7 और 7 से क्या है? सूचियाँ। तो सूचियाँ कितनी हैं? 3। 7वीं अनुसूची में सूचियाँ हैं 3। एक है आपकी कौन सी? संघ सूची। दूसरी कौन सी? राज्य सूची। तीसरी कौन सी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से।
तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख किया गया है और कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। राज्य सूची को कहा जाता है स्टेट लिस्ट और संवर्ती सूची को कहा जाता है कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक, तो मैंने कहा आपको संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट और संवर्ती सूची यानी कॉनकरेंट लिस्ट। और इन तीनों सूचियों को ले किया गया है कहाँ पर? 7वीं अनुसूची में। एक बात और याद रखें कि संघ सूची में आपसे पूछा जाएगा कि पहले जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो पहले कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं। तो याद रखें कि संघ सूची में पहले, यहाँ पर मैं 2 ऑप्शन बनाता हूँ, एक पहले और एक वर्तमान में। संघ सूची में पहले जो थे तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 100। राज्य सूची की अगर बात की जाए तो देखें यहाँ पर, अब राज्य सूची की अगर बात की जाए तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में अगर मैं बात करूँ तो पहले 66 विषय थे और अब कितने हैं? 61। संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं? 52। देखें यहाँ पर मैंने कहा कि संघ सूची में पहले 97 विषय थे 97, वर्तमान में कितने हैं? 100। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं? 61। संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं? 52। याद रखें कि यहाँ पर राज्य सूची के 5 विषय निकाले गए हैं। राज्य सूची के 5 विषय निकाल करके हमने कहाँ पर शामिल किए हैं? कॉनकरेंट लिस्ट में शामिल किए हैं। इसीलिए यहाँ पर 66 में 5 कम हुआ तो 61 और यहाँ पर 47 में 5 कम हुआ तो कितने? 52 विषय हो गए। तो याद रखें कि राज्य सूची के 5 विषयों को निकाल करके संवर्ती सूची में शामिल किया गया है, इसीलिए यहाँ पर 66 विषय से 61 विषय हो गए हैं और यहाँ पर 47 विषय में 5 जोड़ दिए हमने तो कितने विषय हो गए हैं? 52 विषय। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से अब संवर्ती सूची, तो याद रखें कि इसमें अंतर क्या है? संघ सूची जो यूनियन लिस्ट होती है, यहाँ पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केवल और केवल किसकी होती है? केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है इन सूचियों में जो भी विषय आएंगे। दूसरा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो कानून बनाए जाते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अंतर है कि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में, आगे बात करेंगे कौन सी विशेष परिस्थितियां होगी, विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर आपका केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक, यहाँ पर संवर्ती सूची जो है, कॉनकरेंट लिस्ट जो है, तो यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति यदि पैदा होगी तो विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही लागू माना जाएगा। तो याद रखें कि संघ सूची में कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की होती है, राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार की होती है। विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय में कानून की केंद्र सरकार नियम बना सकती है। और यहाँ पर जो कॉनकरेंट लिस्ट यानी संवर्ती सूची होती है, यहाँ पर जो आपका नियम बनाने की शक्ति होती है वो केंद्र की भी होती है और राज्य की भी होती है। ठीक, इसी तरह केंद्र की भी होती है, राज्य की होती है संवर्ती सूची में। इसके अलावा एक बात और देखें, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि राज्य सूची के 5 विषय जो है, राज्य सूची के 5 विषय को निकाला गया है और यहाँ पर शामिल किया गया है, वो कौन कौन से विषय हैं? तो देखें, सबसे पहला विषय है वन, दूसरा है आपका जनसंख्या नियंत्रण व इसी में आ जाता है परिवार नियोजन। अगला है आपका बांट और माप। ठीक, यहाँ पर जानवरों और पशुओं की देखरेख। परिवार नियोजन। ठीक, तो यहाँ पर वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बांट और माप, जानवरों और पशुओं की देखरेख, ये विषय हैं जिनको हमने यहाँ से, ये कुछ विषय हैं जिनको हमने यहाँ से निकाल करके यहाँ पर शामिल किया। देखें, शामिल करने का उद्देश्य क्या था? वन को क्यों शामिल किया? पहले वन जो था राज्य सूची का विषय था, तो वनों के बारे में कानून कौन बनाता था? राज्य सरकार बनाती थी। तो क्या हो रहे थे? राज्य सरकार वनों को नियंत्रित करना चाह रही थी, तो वनों की संख्या लगातार कटाई होती जा रही थी। राज्य सरकार क्योंकि कठोर कानून बना नहीं पाती है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार जब कठोर कानून नहीं बना पा रही थी तो यहाँ पर वन लगातार समाप्त होते जा रहे थे। इसीलिए हमने निर्धारित किया
कि वनों को राज्य सूची से निकाल करके कहाँ पर लिखा जाए, संवर्ती सूची, क्योंकि संवर्ती सूची पर आपका कानून कौन बनाता है, केंद्र भी बनाती है, राज्य भी बनाती है, तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती हैं, इसीलिए इस बारे में क्या है, वनों की ज़्यादा सुरक्षा हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ से निकाल करके कहाँ पर रखा, संवर्ती सूची में रखा। अगला जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो जनसंख्या नियंत्रण को हमने क्यों रखा है, जनसंख्या, पहले जनसंख्या को कम करना किसका विषय था, यहाँ पर किसका विषय था, राज्य सूची का विषय था कि जनसंख्या को कम करें। राज्य सरकार, मैंने आपको पहले भी बताया कि राज्य सरकार उतनी कठोर कानून नहीं बना पाती है जिनका लोग पूर्णता से पालन करें, तो इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को हमने कहाँ पर रख दिया, संवर्ती सूची, मतलब केंद्र भी कानून बनाएगी और राज्य भी कानून बनाएगी। अगला याद रखें, बांट और माप जो है, तो बांट और माप को हमने कहाँ पर रखा है, यहीं पर माप रखा है। बांट और माप आप जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई अलग अलग, हर चीज़ों की जो माप होती है वो दोनों के अलग अलग जगह अलग अलग होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि राज्य सरकार भी कानून बनाए और केंद्र सरकार भी कानून बनाए, इसीलिए आपका कहाँ पर संवर्ती सूची। जानवरों और पशुओं की देखरेख, सेम इसी तरह जानवरों और पशुओं, पहले राज्य सरकार जानवरों और पशुओं की देखरेख करती थी, तो बहुत सारे पशु मारे जाते थे क्योंकि कठोर कानून तो होते नहीं थे, इसीलिए हमने कहाँ पर शामिल किया, संवर्ती सूची। अब केंद्र का भी दायित्व हो गया और राज्य का भी दायित्व हो गया, याद रखें। हाँ, इसमें कुछ अतिरिक्त विषय भी पूछे जाते हैं कि और कहाँ पर क्या है, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण विषय भी इसमें बता देता हूँ। जो आपका जनगणना है, जनगणना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना जो है आपका केंद्र सूची यानी संघ सूची का विषय है। दूसरा आप याद रखें कि पुलिस, अगला सिंचाई, जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लोगों को लगता है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी जो होते हैं केंद्र के होते हैं, तो याद रखें कि राज्य सरकार के होते हैं। तो सिंचाई जो है आपका कहाँ पर रखी गई है, यहाँ पर रखी गई है। पुलिस भी कहाँ पर रखी गई है, यहाँ पर रखी गई, इसीलिए देखें कि जिस जगह की पुलिस होती है वहाँ पर उसका नाम लिखा है, जैसे एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, तो राज्य सूची का विषय है पुलिस राज्य सूची का विषय है। सिंचाई भी आपका कहाँ पर है, राज्य सूची का विषय है। जनगणना कहाँ का है, संघ सूची का विषय है। तो याद रखें ये आपकी कौन सी थी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में मैंने आपको 3 सूचियाँ बताई, कितनी, 3, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में कानून राज्य सरकार बनाती है। संवर्ती सूची में जो कानून है वो केंद्र भी बनाती है और राज्य भी बनाती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया कि संघ सूची में जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय आपका 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं, 52। मैंने आपको बताया कि राज्य सूची के 5 विषयों को निकाल करके हम लोगों ने कहाँ पर शामिल किया है, संवर्ती सूची में, इसीलिए यहाँ पर विषयों की संख्या 66 से 61 हो गई है और यहाँ पर 47 से कितनी हो गई है, 52 हो गई है। बात करते हैं 7वीं अनुसूची के बाद। 7वीं अनुसूची के बाद बात आती है आपकी 8वीं अनुसूची, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है जो हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं 8वीं अनुसूची से। देखें, जो 8वीं अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में आपकी जो 22 भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, कहाँ पर, 8वीं अनुसूची में। शुरुआती समय में जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, तो निर्माण के समय आपसे पूछा जाएगा कि निर्माण के समय पहले भाषाएं कितनी थी, तो वर्तमान में पहले कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान निर्माण के समय भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 भाषाएं थी। देखें अब 14 से 22 तक का सफ़र कैसे हुआ, तो देखें 1967 डेट थी, 1967। संविधान संशोधन की बात करूं तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, और किस भाषा को, सिंधी। 67 के बाद 71वां संविधान संशोधन, यहां पर आएगा 92वां संविधान संशोधन। देखें तो यहाँ पर देखें 1967 में हमने कौन सा 21वां संविधान संशोधन किया और 21वां संविधान के संशोधन के द्वारा सिंधी को राजभाषा बनाया। 1992 में हमने 71वां संविधान संशोधन किया और 71वां संविधान का संशोधन के तहत हमने कोकड़ी,
मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को राजभाषा बनाया। और यहाँ पर जो 92वां संविधान संशोधन किया वो 2003 में किया। तो यहाँ पर 4 भाषाएं, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी को हमने राजभाषा बनाया। एक बात देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर याद कैसे रखें, तो याद रखें संविधान संशोधन अलग याद रखें, डेट अलग याद रखें और इनको अलग देखें। तो यहाँ पर 2171 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 92। तो 2171 याद रखें। यहाँ पर लास्ट डेट ले लें 67/92/2003। ठीक, तो 2171 दोनों को जोड़ा हमने तो 92 हुआ, 2171 92 2003। अब यहाँ पर एक बात और देखें, 767 और 7 कौन सी सिंधी, 767 7 सिंधी। यहाँ पर मैंने कहा कि 71वां संविधान संशोधन 1992, यहाँ पर किसको किसको, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को राजभाषा जोड़ा गया। इसको याद रखने के लिए आप याद रखें नमक, नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक, इसके लिए याद रखें आप कि 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया और यहाँ पर मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया। तो याद रखें कि ये आपकी 14 पहले भाषाएं थी और 8 हमने ये वर्तमान में जोड़ दी। तो कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, 22 भाषाएं हो गई हैं। और कौन सी अनुसूची की बात की हमने, 8वीं अनुसूची की बात की है। यहाँ से 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, या तो आपका संविधान संशोधन पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी को राजभाषा बनाया गया, या आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से मैथिली को किस संविधान संशोधन के तहत राजभाषा बनाया गया। तो याद रखें 92वां। और आपसे पूछे कि निम्न में से डोंगरी को किस वर्ष राजभाषा बनाया गया है, तो कब, 2003। तो याद रखें यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। याद करने का बहुत आसान तरीका है, 2171 दोनों को जोड़ेंगे 92। तो संविधान संशोधन अलग याद रखें, 2171 92, डेट अलग याद रखें 67/92 2003, 7 से 67 7 से सिंधी, और इसके लिए नमक याद रखें। और यहाँ पर मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, BDMS याद रखें। ठीक, तो ये थी आपकी कहाँ पर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मैंने आपको बात की। अब 8वीं अनुसूची के बाद बात आती है 9वीं अनुसूची। अब बात आती है 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची। तो जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। 9वीं अनुसूची जो है संविधान का पहला संविधान संशोधन है, संविधान का पहला संविधान संशोधन है या पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो मैंने कहा कि 9वीं अनुसूची जो है संविधान का पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। और पहला संविधान संशोधन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कब हुआ था, 1951। तो 9वीं अनुसूची जो है सब पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई है। और इसमें जो है तो 9वीं अनुसूची में क्या है कि 9वीं अनुसूची में आपका क्या है, इसमें धन का उल्लेख किया गया है कि आपका केंद्र सरकार आपसे किन किन परिस्थितियों में आपका पैसे आपकी ग्रहण कर सकती है, आपकी जमीन जायदाद हर चीज़ कैसे केंद्र सरकार हड़प सकती है। और वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 284 विषयों को उल्लेख किया गया है कि 284 विषयों का उल्लेख है कहाँ पर, तो यहाँ पर बात किसकी, संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है। अगर एक लाइन में कहना चाहूँ, संपत्ति के अधिग्रहण, संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है कहाँ पर, 9वीं अनुसूची में। तो याद रखें संपत्ति का अधिग्रहण मतलब आपकी संपत्ति आपसे सरकार किस तरह से ले सकती है और कितने विषय यहाँ पर जोड़े गए हैं। वर्तमान में कंटेंट में 284 विषय यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो याद रखें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी अनुसूची संविधान का पहला संविधान संशोधन है, तो कौन सी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1951 के तहत जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 284 विषय हैं। और 9वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है, संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है कि आपकी संपत्ति आपसे सरकार किस तरह से ले सकती है, कहाँ पर उल्लेखित है, ये 9वीं अनुसूची है। इसके बाद बात करते हैं अपन 9वीं अनुसूची के बाद बात आती है 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची के लिए यहाँ पे याद रखें, 10वीं अनुसूची दल बदल, बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक दल को बदल करके वर्तमान में जो चल रहा है मुद्दा ये करंट में है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल को पर रोक लगाई गई है। क्या, दल बदल पर रोक, मतलब आप एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में नहीं जा सकते हैं। यदि आप
एक दल को छोड़ करके, जैसे आप एक पार्टी से जीते, अपने एक पार्टी से जीते हैं और दूसरी पार्टी में यदि आप दूसरी पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं या एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये कहलाएगा दल बदल। और जिस भी सदस्य के ऊपर दल बदल लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। आगे बात करेंगे क्या होता है दल बदल। तो दल बदल पर रोक लगाई गई है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कब जोड़ी गई, तो याद रखें ये भी कौन से संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। और ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आपकी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची में आपके विषय कौन सा है, तो दल बदल पर रोक लगाई गई है। आप एक दल को बदल करके दूसरे दल में नहीं जा सकते हैं। तो याद रखें कि ये आपका 1951 के तहत जोड़ी गई है और ये आपका 1985 के तहत जोड़ी गई है। ये संविधान का पहला संविधान संशोधन है, ठीक। और यहाँ पर 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई है। इसके बाद बात करते हैं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में क्या है। तो देखें बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं। मैंने आपको बताई थी कि भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कौन कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। मतलब किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो 9वीं को हमने जोड़ा, 10वीं को जोड़ा, 11वीं और 12वीं भी जोड़ेंगे। तो देखें अगर मैं 11वीं अनुसूची की बात करूँ, 11वीं और 12वीं इसको एक साथ पढ़ते हैं। तो 11वीं और 12वीं में क्या है, तो यहाँ पर आपका ये 11वीं अनुसूची जो है आपका ग्राम पंचायतों को उल्लेख करती है। यहाँ पर ग्राम पंचायतों के लिए जो है, ग्राम पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची कितने विषय प्रदान करती है, 29 विषय प्रदान करती है। और आपका यहाँ पर नगर पालिका या नगर पंचायतों के लिए 12वीं अनुसूची कितने विषय प्रदान करती है, 18 विषय प्रदान करती है। एक बात और देखें, जो 11वीं अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन जो पास हुआ था आपका 1993 में हुआ था। दूसरी बात, ये जो 12वीं अनुसूची है ये आपका कब जोड़ी गई है, 74वां संविधान संशोधन। ये आपका 74वां संविधान संशोधन ये भी कब हुआ था, 1993 में हुआ था। तो याद रखें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 11वीं और 12वीं अनुसूची को एक साथ याद रखें कि 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है और ग्राम पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं, ग्राम पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। आगे हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से 29 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या नगर पंचायत के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 18 विषय कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा यही कि कितने कहाँ किसके लिए विषय हैं। 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है और 12वीं अनुसूची जो है आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। तो ये थी आपकी क्या अनुसूचियाँ। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। हमने पहली अनुसूची पढ़ी, तो पहली अनुसूची में मैंने आपको बताया कि आपके 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेशों को उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में मैंने आपको बताया कि विभिन्न पदाधिकारियों के आपका क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। मैंने आपको तीसरी अनुसूची में बताया कि विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसके बाद जो चौथी अनुसूची थी, मैंने आपको चौथी अनुसूची में बताया कि राज्यसभा सदस्यों का, राज्यसभा सदस्य किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य आएंगे, तो राज्यसभा सदस्यों की बात की गई है चौथी अनुसूची में। अगर मैं 5वीं अनुसूची की बात करूं तो 5वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण, मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैसे प्रशासन करेगी, कैसे उसको नियंत्रित किया जाएगा। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है कहाँ पर, 5वीं अनुसूची में। अगर मैं बात करूं छठी अनुसूची की, तो छठी अनुसूची में मैंने आपको बताया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जनजातीय प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है कहाँ पर, छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची मैंने कहा 7 से 7 और 7 से सूचियाँ, तो सूचियाँ कितनी, 3, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाती है केंद्र सरकार, राज्य सूची में कानून बनाती है राज्य सरकार और संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। संघ सूची मैंने आपको बताया कि पहले जो 97 विषय थे वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे जब भारतीय संविधान बना था, वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 5 विषयों को आपका निकाला गया है राज्य सूची से और शामिल किया गया है कहाँ पर, संवर्ती सूची में। इसीलिए वहाँ पर राज्य सूची में 5 विषय कम होंगे और संवर्ती सूची में 5 विषय ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद 8वीं सूची मैंने आपको बताई 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
22 भाषाओं का पहले भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। 1967 में हमने संविधान संशोधन किया, 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया और हमने सिंधी को राजभाषा बनाया। इसके बाद 1967 के बाद 71वां संविधान संशोधन किया 1992 में और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को राजभाषा बनाया और 92वां संविधान, फिर इसके बाद 92वां संविधान संशोधन किया 2003 में और मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को राजभाषा बनाया। इसलिए शुरुआत में 14 और वर्तमान में 8 ये जोड़ दी हमने, तो कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। इसके बाद मैंने आपको 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि शुरुआती समय में जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय जो अनुसूचियाँ थी, कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। मतलब है कि 9वीं अनुसूची से हमने जोड़ना प्रारंभ किया, तो 9वीं अनुसूची को मैंने कहा कि यह संविधान का पहला संविधान संशोधन है जो कब जोड़ा गया? कब? 1951 में हुआ था और इसमें क्या है? संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई थी 9वीं अनुसूची में। और मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में कितने विषय हैं? 284। 10वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया था कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई है। कौन सी? 10वीं अनुसूची। और इस अनुसूची में आपका क्या है? दल बदल पर रोक लगाई गई है। इसके बाद मैंने आपको 11वीं और 12वीं अनुसूची एक साथ बताई थी कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, तो याद रखें कि 11वीं अनुसूची जो है ग्राम पंचायतों के 29 विषय का उल्लेख करती है, जबकि 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका या नगर पंचायत के 18 विषयों का उल्लेख करती है। 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई है, जबकि जो 12वीं अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई है। तो ये थी आपकी अनुसूचियाँ। ठीक है, इसके बाद की अगली बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल यदि आपको पसंद आया हो या हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।